जैसा कि आप सबों को पता है फ्रेंड्स कि आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम डेट का एक टेंटेटिव डेट आ चुका है और ऐसा अनुमानित है कि 17 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। और आपको पता है कि ये जो एग्जाम है ग्रुप डी का, ये बहुत बड़ा रोजगार मेला के जैसा है, क्योंकि 1,03,000 से भी अधिक वैकेंसी इसमें है। तो ऐसा मौका यदि आप चूकते हैं तो ये निश्चित ही एक दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जिसे आपको चूकना तो नहीं चाहिए। और इसके लिए एक खास रणनीति के साथ हम लोग आगे की तैयारी को कैसे करना है, कैसे सुदृढ़ करना है और एक अपना सीट को फिक्स करने के लिए आप कैसे पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम इसको टॉपिक वाइज क्रिएट कर चुके हैं कि हाउ टू क्रैक आरआरसी ग्रुप डी इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, कि मात्र पहला भी अटेम्प्ट है आपका, तो आप इसको आसानी से कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, हम टॉपिक बना चुके हैं कि पहला एग्जाम डेट के बारे में आपको अभी जस्ट बताए कि 17 अगस्त से आरआरसी ने एक नोटिफिकेशन दिया है, ठीक है, कि 17 अगस्त से एग्जाम शुरू होने वाला है, यानी कि एग्जाम शुरू हो जाएगा। और आपको आने वाले दिन से करीब 3 से 4 महीना से आपको पता है कि रेलवे अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हट रही है। यदि वो 17 अगस्त के बारे में बोली है तो निश्चित रहिए कि एग्जाम जो है आपका वो 17 अगस्त से शुरू ही हो जाएगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े उसको। तो अभी वो अपना वादा से कुछ दिनों से, जैसे कि आप देख चुके होंगे एनटीपीसी के बारे में, कि जिस जिस डेट को बोला गया उस डेट को एग्जाम हुआ और वहीं से स्टार्ट हुआ। तो एग्जाम डेट यदि 17 अगस्त को बोल दिया गया है तो फिक्स रहिए कि 17 अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, सिलेबस तो आप सबों को पता है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे कि आखिर किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, हमको क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए, किसको कम पढ़ना चाहिए, उसके बारे में। तीसरा फ्रेंड, कि सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आखिर एक परीक्षा के दिनों में, यानी कि करीब 50 दिन, मान लीजिए कि 50 दिन आप बाकी आपके एग्जाम में, तो उसमें हम कौन कौन से बुक को फॉलो करें और कौन कौन से बुक को एकदम छुए भी नहीं, क्योंकि मार्केट में बुक तो अनगिनत है, जितना आप सोच नहीं सकते उससे ज्यादा बुक्स है। तो आखिर कौन कौन से बुक्स को हम पढ़ें, हम उसके बारे में देखेंगे। और चौथा पॉइंट है आपका कि हाउ मेनी आवर्स, मतलब कितने घंटा हम पढ़ें। तो आपको ये भी पता है फ्रेंड कि पढ़ाई जो होती है वो घंटों में तो नहीं होती है, घंटा निर्धारित करके हम पढ़ाई तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कम से कम कितना और होना चाहिए जो हमारे स्टडी को, जो हमारे प्लान को, जितना भी प्लान हम लोग क्रिएट करेंगे उसको फुलफिल करें, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में हम लोग देखेंगे फ्रेंड कि आखिर एग्जाम के दिन में आखिर वो कौन कौन से चैनल है, ठीक है, जो हमारे, हाँ, जो हमारे परीक्षा में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो हम उस चैनलों का नाम भी बताएंगे जिसको आपको देखना है। और कोशिश करना है कि मोबाइल से कम पढ़ें और बुक से ज्यादा पढ़ें, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल हैं जो आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें इस वीडियो को। क्या तो फ्रेंड, हम लोग एग्जाम डेट के बारे में तो जान गए और आपको भी पता है इसके बारे में कि 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। दूसरा जो मेरा पॉइंट था वो था सिलेबस का। ठीक है फ्रेंड, कि सिलेबस में आखिर क्या क्या चीज का रोल है, ठीक है। इसके बारे में यदि आप देखें फ्रेंड तो सबसे ज्यादा जो रोल है, ठीक है, आपको पता है कि कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और जिसमें आपको 90 मिनट मिलेंगे, ठीक है। और इस 100 क्वेश्चन के लिए आपको 100 मार्क्स भी मिलेंगे। एक पॉइंट हमने वहां मिस किया था फ्रेंड कि आखिर कितना मार्क्स इसमें से 100 में से हम कितना नंबर ले आए ताकि मेरा एक सीट जो है वो सिक्योर हो जाए, हम आराम से अपना फिजिकल ट्रेनिंग, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज का जो प्रैक्टिस है उसको जारी कर सके। तो जहां तक हमको अनुमान है फ्रेंड कि 60 नंबर से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल के लिए, दौड़ के लिए आप 60 नंबर में तो सिलेक्ट हो जाइएगा, लेकिन यदि आप फिक्स रहना चाहते हैं तो कम से कम इस टारगेट को 70 तक लाइए, ठीक है, 70 तक पहुंचाइए। तब क्या होगा कि एक नहीं रहता फिक्स कि मेरा होना ही है, चाहे कुछ कोई भी परिस्थिति आ जाए। तो 70 आप एक टारगेट लेकर के चलिएगा, लेकिन यदि आपका 60 भी आता है तो वो कम नहीं है। अब फ्रेंड, हम लोग चलते हैं इसके बारे में कि क्या क्या है मेरे सिलेबस में। तो
सबसे ज्यादा जो रोल है आपको पता है कि रीजनिंग का है, ठीक है, जिसको लोग बहुत ही इजी सब्जेक्ट मान लेते हैं, उसमें ही बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं, क्योंकि रेलवे का रीजनिंग का जो पूछने का पैटर्न है फ्रेंड, वो एक तरीका से बैंक से भी ज्यादा टफ है। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा टफ जो रीजनिंग होता है वो बैंकिंग का होता है, लेकिन रेलवे इस लिहाजे से टफ हम इसको मानते हैं क्योंकि इसमें आपको पजल का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे बैंकिंग में भी पजल का क्वेश्चन मिलता है, इसमें भी पजल का क्वेश्चन रहेगा। अब बैंकिंग में एक पजल देकर उससे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ ग्रुप डी में आपको एक पजल देकर के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ही निर्धारित कीजिए कि आखिर टफ कौन हुआ, बैंकिंग का एग्जाम या फिर रेलवे के रीजनिंग का एग्जाम। और उसके बाद भी लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए इसको आप मतलब छोटा समझकर नहीं चलिएगा कि एसएससी का रीजनिंग है आसानी से हम बना लेंगे, तो ये आपकी मूर्खता होगी। इसमें आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके लिए 30 नंबर भी मिलेंगे फ्रेंड, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। और जहां तक यदि आप अच्छा से प्रैक्टिस करते हैं फ्रेंड, तो इस 30 नंबर में से आप आसानी से 28 नंबर ला सकते हैं, ठीक है, यदि आप इसको अच्छा से सीरियस पूर्वक तैयारी करें तो, अन्यथा 30 में 28 लाना बहुत बड़ी बात है, नहीं ला सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, लेकिन आपके पास समय नहीं रहेगा, ठीक है। तो यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो 30 में 30 भी ला सकते हैं, लेकिन 30 में 28 यदि भी ले आते हैं तो वो आपका मार्क्स सही है। दूसरा बात करें जो इसमें अहम रोल निभाएगा, वो है आपका मैथ्स, ठीक है। मैथ्स आपका है 25 क्वेश्चंस, और ये भी है 25 मार्क्स का। उसी प्रकार तीसरा है साइंस, ठीक है फ्रेंड, साइंस में भी है 25 क्वेश्चंस, 25 मार्क्स, ठीक है। अब बोलिएगा सर मैथ्स भी 25 क्वेश्चन, साइंस भी 25 क्वेश्चन है, तो मैथ्स पहले क्यों और साइंस बाद में क्यों? क्योंकि फ्रेंड यदि हम मैथ्स में एक चैप्टर बना लेते हैं और उससे क्वेश्चन आता है तो निश्चित है आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें वो रटने वाला बात नहीं है, भूलने वाला बात नहीं, यदि आप इसको समझ गए तो समझ गए, वो आपके नंबर फिक्स कर देगा। लेकिन साइंस में तो वो बात नहीं है, पढ़िए आप पढ़ के रखें, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जो हम लोग को कंफ्यूज कर देता है, ठीक है, तो उसमें मिस्टेक होता है। तो आपको साइंस भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है, तो मैथ्स में जो भी पढ़िएगा वो आपका मार्क्स के नहीं होगा, उसमें भूलने का सवाल नहीं है। तो यहां से मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, और एक लास्ट जो है फ्रेंड, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में फ्रेंड 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता है कि इस 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो होगा आपका वो होगा करंट अफेयर का, और 10 या 10 से ज्यादा भी हो सकता है करंट अफेयर का, और उसके बाद जो बचा वो स्टैटिक जीके का पार्ट से क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल था फ्रेंड आपका सिलेबस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि आखिर कौन कौन से बुक को पढ़ें। देखिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेरा है इंपॉर्टेंट बुक्स, कि आखिर इस एग्जाम के समय में ऐसा कौन सा बुक पढ़े जो हमारे लिए एकदम बेनिफिशियल साबित हो। ऐसा नहीं कि हम किसी भी बुक को उठा लिए और उसको पढ़ रहे हैं। जैसे जिस बुक को आपको नेगलेक्ट करना है उसमें से फर्स्ट रोल है जो पहले इसका रेलवे एग्जाम का बहुत ही बड़ा रोल रहता था, इसका स्पीडी को आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, चाहे साइंस या जीके, एकदम इसको छुइएगा नहीं, ये बर्बाद करके रखेगा। अब मेन जो बुक आपको पढ़ना है वो फर्स्ट में हम लिखते हैं, एक यूथ कंपटीशन का बुक आता है फ्रेंड, ठीक है। आपको फोटो भी दिख रहा होगा, फोटो हम लगा देंगे, अभी नहीं लगाए हुए हैं, फोटो लगा देंगे। यूथ कंपटीशन का आपको मैथ्स का भी बुक पढ़ना है और रीजनिंग का भी, ठीक है फ्रेंड, और इसका साइंस का भी आप इसी को पढ़ सकते हैं। ये तीनों बुक बेहद ही जरूरी है, और आप पढ़िएगा उसके बाद ही आपको अनुभव हो जाएगा कि वाकई में ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अब रही बात कि यदि आप यूथ कंपटीशन के मैथ्स बुक को देखिएगा, रीजनिंग जो लेटेस्ट है उसी को लीजिएगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग को देखिएगा तो करीब 10-10 हजार क्वेश्चन है, तो क्या हमको सब क्वेश्चन को बनाना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। जैसे मैथ्स में मान लीजिए आप पहला चैप्टर उठाते हैं परसेंटेज का, तो परसेंटेज में मान लीजिए 300 क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि 300 में से 300 क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता हो, ठीक है। और यदि वैसा स्थिति है तब तो फिर सोचने वाली बात है। यदि 300 क्वेश्चन दिया हुआ है तो ऐसा निश्चित है कि आपसे कम से कम ज्यादा से ज्यादा 50 से 100 क्वेश्चन छूटता होगा,
ठीक है। 50 से 100 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं छूटेगा आपका। 200 क्वेश्चन एकदम इजी रहता है जो बन जाएगा। तो जो बन जाने वाला क्वेश्चन है उसको बनाना नहीं है, वैसे क्वेश्चन को बनाना है जो आपसे नहीं बनेगा। तो मात्र एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन एवरेज, जैसे 300 क्वेश्चन एवरेज नहीं है, 100 से 150 क्वेश्चन एवरेज में होगा उस बुक में। तो उससे मात्र आधा आधा जो आप बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा, उसको आप केवल देख लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा और वहीं से आपको छोड़ देना है। मैथ्स रीजनिंग में आप सेलेक्टिव चैप्टर को उठाइएगा, जैसे पजल हो गया, सिलॉग हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ये सब जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको उठाइएगा और उसको एकदम प्रैक्टिस के लिए, जैसे कि पजल। अब पजल तो बिना प्रैक्टिस का ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप बना लीजिएगा। तो पजल तो सीखने वाली कुछ बात है उसमें नहीं, केवल आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा अच्छा से आप बना पाइएगा। तो रीजनिंग बुक में भी वैसा ही आपको प्रैक्टिस करना है। ये चारों चैप्टर जो हम आपको अभी बताए, जैसे पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर इक्वेशन, और हम बताए थे आपको पजल, सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर इक्वेशन, और ये सिलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हो गया, ये सब क्वेश्चन को आप अच्छा से देख सकते हैं। साइंस तो आपको टोटल पढ़ना है। उसके बाद एक करंट अफेयर का बुक जो लीजिएगा आप, उसमें आप स्पीडी को ले लीजिएगा, स्पीडी का ईयरली। ठीक है, एक आपके पास स्पीडी का ईयरली है, या फिर आप ले सकते हैं इनका, अब याद नहीं आ रहा है, हम जब वीडियो एडिट करेंगे उसमें हम उसका भी फोटो दिखा देंगे आपको। कोई बिहार के टीचर हैं जो भी फिलहाल में पीसीएस निकाले हुए हैं, तो उनका भी आप बुक बड़ा जबरदस्त रहता है, वो देख लीजिएगा, या फिर स्पीडी का ईयरली बुक, वो भी ज्यादा परफेक्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें आखिर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितने घंटे पढ़ने चाहिए। तो वीडियो के शुरुआत में भी हम आपको बताए थे कि एग्जाम को निकालने के लिए घंटों की जरूरत नहीं होती है, आप कितना जल्दी किसी भी चीज को सीख सकते हैं वो मायने रखता है। लेकिन फिर भी कम से कम आखिर कितना घंटा हमको देना चाहिए, कितना घंटा आप दे सकते हैं, उस पर तो निर्भर करता ही है। तो हम इस टाइम शेड्यूल को दो पार्ट में बांटेंगे। एक जो फुल्ली स्टूडेंट है, एक होता है ना जो पूर्णतः बेरोजगार है भी और केवल पढ़ रहा है, और एक होता है रोजगार वाले जो रोजगार भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं और उसके साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जो फुल्ली स्टूडेंट है। ठीक है, जो फुल्ली स्टूडेंट है हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट में जो आपको प्रायोरिटी देना, नंबर 1 पर रखना है, वो है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले देना है आपको मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आपका करीब 1.5 घंटा का आप मॉक टेस्ट दिए, और साथ ही साथ दूसरा काम आपको क्या करना है कि टेस्ट का रिवीजन। ठीक है, आप किस किस क्वेश्चन को गलती किए उसको देखिए, उसको बनाइए। जो जीएस का क्वेश्चन छूटा है, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटा है, उसको आसानी से लिखिए। अब बात रही फ्रेंड कि मॉक टेस्ट लगाएं किसका, तो मॉक टेस्ट बहुत सारा है मार्केट में। जैसे फर्स्ट में जो सबसे ज्यादा टेस्ट देता है वो तो है आपका टेस्ट बुक। उसके बाद एनटीपीसी की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन का पैटर्न जो मैच हुआ था वो मैच हुआ था बायजूस से। ठीक है, आप इसका भी ले सकते हैं। तीसरा आपका हो गया ऑलिव बोर्ड, या बहुत प्रकार का सेट अवेलेबल है मार्केट में, तो आप किसी का भी सेट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन बायजू का भी आप यदि चाहते हैं तो ले लीजिएगा, या फिर टेक्स्ट बुक का, या फिर ऑलिव बोर्ड का, या किसी प्रकार का जो भी सेट चाहते हैं, केवल आपको प्रैक्टिस करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आप किसी का भी ले लीजिए, सेम क्वेश्चन आएगा नहीं। केवल आप टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं रेगुलर, और ये निश्चित आपको लगाना ही है। पहला मॉक टेस्ट लगा लिए 1.5 घंटा का, और 1.5 घंटा का आप इसमें रिवीजन भी शामिल कर दीजिएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट का कि आखिर आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, या आप किस क्वेश्चन पर ज्यादा समय दे रहे हैं, किस क्वेश्चन पर कम समय दे रहे हैं। ठीक है, वो सब क्वेश्चन को देखना है आपको। तीसरा बात रही वही रीजनिंग, कि रीजनिंग को आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ना है। उसी प्रकार आपको मैथ्स को भी 2 घंटा पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आपका हो गया रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, ये भी आपको 2 घंटा, और करंट अफेयर। ठीक है, ये आपको 2 घंटा। यदि ओवरऑल हम देखें तो आपका कुल मिलाकर हो जाता है 11 घंटा। और फ्रेंड, यदि आप फुल्ली स्टूडेंट है तो 11 घंटा तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं। पढ़ने वाले लोग इस एग्जाम के समय में 12 से 15 घंटा आसानी से पढ़ लेते हैं। तो आपको 11 घंटा किसी भी तरीका से, किसी भी प्रकार से, बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो ये पांचों में से कोई भी तरीका अपनाइए और कम से कम 11 घंटा का समय निकालिए आप अपने पढ़ने के लिए, और इसको फॉलो कीजिए। ये बेहद जरूरी है।
यदि कुछ लगता है कि आप इसमें जैसे मैथ्स में आप कम समय देना चाहते हैं, तो 1 घंटा इसमें कम करके किसी दूसरा पार्ट में 1 घंटा दे दीजिए, जो आपका ज़्यादा कमज़ोर है। या आप चाहते हैं कि मैथ्स में हमको ज़्यादा समय देना है, तो रीजनिंग का 1 घंटा कम करके यहाँ लगा दीजिए 3 घंटा। तो जिस प्रकार से आप सेट करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब फ्रेंड, वैसे स्टूडेंट जो मतलब काम भी करते हैं और पढ़ना भी चाहते हैं, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ अथवा में चल जाएगा, ठीक है, कि एक दिन आपको मॉक टेस्ट देना है, उसके नेक्स्ट डे आपको उसका एनालिसिस करना है। तो डेढ़ घंटा यहाँ समय बच गया उनका। उसके बाद रीजनिंग मैथ्स, ये दोनों में 1 घंटा इसको भी और 1 घंटा इसको भी, और इधर भी आप 1-1 घंटा दे सकते हैं। तो आपका कुल मिलाकर 5.5 घंटा हो रहा है, और आधा घंटा आप किसी भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को लेकर बैठ सकते हैं। तो ये रहा था फ्रेंड आपका टाइम ड्यूरेशन के, कि हम किस किस वक्त को लेकर के कितना घंटा पढ़ना चाहिए, ताकि हम आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सके। फिर से एक बार बोल देते हैं फ्रेंड कि ऐसा जरूरी नहीं है, पढ़ाई घंटों से नहीं होती है। आप जितना जल्दी इसको कैप्चर कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद बुक के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, और लास्ट पॉइंट था फ्रेंड, और उसके बाद फ्रेंड लास्ट आपका जो टॉपिक बचा था कि आखिर मेरे इस एग्जाम के समय में आखिर वो कौन कौन से चैनल हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो चैनल तो बहुत सारा है फ्रेंड, आपको पता है कि दुनिया में, खासतौर पर आप यूट्यूब खोलकर देखिए, किसी भी टॉपिक को सर्च करके देखिएगा तो उसमें कम से कम तो 50 सजेशन तो आ ही जाता है। तो उससे भी ज्यादा चैनल है, वो तो यूट्यूब रिकमेंड कर रहे हैं, वो आपके नजर में आ रहा है, जबकि उससे बहुत ज्यादा, कई गुना ज्यादा चैनल है। तो इसलिए सब चैनल को फॉलो करना उचित भी नहीं है, आपको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो चैनल हमको पसंद लगता है और ऐसा चाहते हैं हम कि आप भी उसको फॉलो कीजिए, तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका ये है गौरव सर का वीडियो। ठीक है, गौरव सर का करंट अफेयर का भी वीडियो और जनरल नॉलेज टाइप का भी, साइंस वगैरह का वीडियो छोटा छोटा डालते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उनका एनर्जी लेवल इतना अच्छा है कि आपको पढ़ने में मन लगेगा। दूसरा फ्रेंड, यदि इसी का देखें तो करंट अफेयर में एक क्रेजी जीके ट्रिक करके आता है। ठीक है, आप इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ये भी चैनल आपको अच्छा नॉलेज देंगे। तीसरा, जीके वगैरह के बारे में बात करें तो एक एमडी क्लासेस है, ठीक है, इनका भी अच्छा क्लासेस आता है। और चौथा फ्रेंड, जैसे कि हम वीडियो बना रहे हैं, तो हम कल से, आज से नहीं, कल से एक टॉपिक और हमको इस पर बनाना है। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे कि आखिर मॉक टेस्ट को लगाएं तो किस प्रकार से लगाएं। हम इस पर कल वीडियो अपलोड करेंगे, और कल के बाद परसों से, हो सकता है कल ही वीडियो अपलोड हो जाए स्टडी को लेकर भी, लेकिन कोशिश करेंगे कि परसों से शुरू करें, जिसमें आपका यूथ कंपटीशन का जो बुक हम रिकमेंड किए हैं, उसका मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों हम ही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रत्येक रोजाना रात 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इसके लिए फ्रेंड, आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और एक प्रोत्साहन मिल सके, जिससे आसानी से हमको भी मन लगे आगे वीडियो बनाने में। तो धन्यवाद फ्रेंड, आप इतना देर तक मेरे से जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।